The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना है। ये सुरेश तिवारी हैं, उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में पड़ने वाली बढ़त सीट से भाजपा के विधायक। कह रहे हैं कि मुसलमानों से सब्जी मत खरीदिए। ये एक वीडियो है। जब से कोरोना संक्रमण में तबलीगी जमात का नाम आया तब से लगातार मुस्लिमों को निशाने पर लिए जाने वाले कई वीडियो आए हैं। दिल्ली समेत कई शहरों में सब्जी विक्रेताओं के साथ बदसलूकी और मारपीट की खबरें भी आई हैं। मुसलमानों द्वारा जानबूझकर कोरोना फैलाने की कई भ्रामक खबरें भी चलवाई गई हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सरसंघ चालक मोहन भागवत तक को ट्वीट करना पड़ा। इसके बाद इंटरनेट पर बैठे ट्रोल्स को शांत पड़े तो विधायक जी का वीडियो आ गया। सुरेश तिवारी सरकार में है तो उन्हें सरकार का कानून भी जानना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति या समूह के खिलाफ नफरत फैलाना कानूनी अपराध है। कुछ लोगों के दिमाग में एक तर्क आ सकता है, सब्जी तो खरीदने से मना किया है, क्या अब हम अपनी मर्जी से सब्जी नहीं खरीद सकते? मसला सब्जी का नहीं है, मसला संप्रदायों के प्रति वैमनस्य भरने का है। आपको हिटलर याद है? कईयों के लिए हीरो रहा होगा, पर उसने लाखों लोगों को क्रूरता के साथ मरवा दिया। नाजी जर्मनी में यहूदियों के लिए हालात अचानक खराब नहीं हुए थे। वहाँ धीमे धीमे उनको सारी बुरी चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, विलेन बनाया गया, उनको किनारे कर दिया गया। बाकी समाज में उनके मन में नफरत भर दी गई यहूदियों के लिए। और इसके बाद तानाशाह ने जो किया वो इतिहास में दर्ज है। हमने इतिहास पढ़ा है, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हम भारत के लोग, ये वो देश है और हम में सब आते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार को ऐसे बयान देने वालों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब कोरोना से जुड़े अपडेट्स की तरफ चलते हैं। दुनिया भर में संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 30,50,000, ठीक हुए हैं 8,96,000, मौतें हुई हैं 2,11,326। भारत के आंकड़ों पर बात करें, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 28 अप्रैल की दोपहर 4 बजे जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 1,543 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर भारत में कुल 29,435 मामले हो गए हैं। 934 मौतें, ठीक हुए 6,868 लोग। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आज ये भी साफ किया गया कि प्लाज्मा थेरेपी एक प्रयोग है, ना कि एक स्थापित इलाज। सुनिए। ICMR has already stated very clearly that currently there are no approved therapies for COVID-19, including plasma therapy. मैं फिर से आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है। एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर, सो फार देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट इट एज अ ट्रीटमेंट। यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस FDA ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। ICMR ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि ICMR अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। ICMR की स्टडी के बारे में कहीं भी इस प्रकार का प्रयोग पूरी तरह से इलीगल है और दूसरी तरफ पेशेंट की जान को इससे खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से है। यहाँ 2 साधुओं की हत्या की खबर को लेकर सोशल मीडिया पर वाद विवाद चल रहा है।
इसलिए तथ्य सामने रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ का अनूप शहर कोतवाली इलाका, इसमें पगोना गांव है। गांव के शिव मंदिर में 2 साधु रहते थे, 55 साल के जगनदास और 35 साल के सेवादास। आज सुबह जब गांव वाले मंदिर में गए तो दोनों साधुओं की लाश मिली। शक हुआ गांव के ही मुरारी नाम के आदमी पर। लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस को सौंप दिया। आगे की बात सुनिए बुलंदशहर के एसएसपी से। 2-3 दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसमें बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पे कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पे इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया जा रहा है। इस पर दोपहर में डीएम का भी बयान आया। डीएम ने कहा कि आरोपी अभी नशे में है, इसलिए हत्या की वजह मालूम नहीं चल पाई। देखिए, आरोपी अरेस्टेड है। अभी हम लोग अनूपसर थाने में बैठे हुए हैं। आरोपी से पूछताछ की गई। आरोपी ने बताया कि भगवान की इच्छा थी, मतलब कोई पर्सनल रंजिश नहीं था। ये पूछा गया कि कैसे मारा, तो उसने बताया कि भांग खाने के बाद वो मंदिर में आया, वहाँ बाबा की डंडे पड़े थे, लाठी, उससे उसने मारा है। इस खबर में एक और अपडेट है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की और इस घटना पर कड़ा एक्शन लेने को कहा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री सलाह दें या रुचि लें। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी। तब योगी आदित्यनाथ ने उद्धव ठाकरे को फोन कर घटना पर चिंता व्यक्त की थी और दोषियों के खिलाफ कड़े एक्शन की अपील की थी। अब उद्धव का फोन करना उसी की प्रतिक्रिया माना जा रहा है। कोरोना को लेकर एक और खबर उत्तर प्रदेश से है। यूपी सरकार ने स्कूलों में फीस बढ़ाने पर 1 साल के लिए रोक लगा दी है। सरकारी आदेश में कहा गया कि स्कूल अगर फीस बढ़ाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी स्कूल ने पहले से ही बढ़ी हुई फीस वापस ले ली तो उसे आगे के महीनों की फीस में एडजस्ट किया जाना चाहिए। ये अच्छा फैसला है। बाकी राज्यों में भी इसको नज़ीर की तरह लिया जा सकता है और लागू किया जा सकता है। कोरोना को लेकर एक फैसला जम्मू कश्मीर में भी लिया गया। वहाँ सभी 1,30,00,000 लोगों का हेल्थ ऑडिट होगा, यानी स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेंगे। अगर किसी में कोरोना के लक्षण दिखेंगे तो उसकी पहचान की जाएगी। इसके लिए 3,000 डॉक्टर और 45,000 दूसरे स्वास्थ्यकर्मी लगाए गए हैं। JNK में फास्ट स्पीड इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध भी बढ़ा दिया गया है, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के खतरे को वजह बताकर। दिल्ली से क्या खबर है? स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना संक्रमण होने की खबरें लगातार आ रही हैं। दिल्ली के बाबू जगजीवन राम अस्पताल में कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़कर 60 हो गई है। पूरी दिल्ली की बात करें तो 200 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी अलग अलग अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से ग्रसित हैं। दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में स्टाफ संक्रमण के बाद बंद कर दिया गया। अब इमरजेंसी वार्ड और 3 OPD फिर शुरू की गई। ये बंद कर दिया गया था। ये नया अपडेट है। एक कोरोना से इतर खबर, अच्छी खबर राजस्थान से आई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अब किसी भी न्यायिक या राज्य के प्रशासनिक काम में व्यक्ति की जाति नहीं लिखी जानी चाहिए। अब तक वहाँ FIR से लेकर बाकी प्रशासनिक कामों में जाति बतौर पहचान लिखी जाती थी। ये स्वागत योग्य फैसला है। हम उम्मीद करते हैं कि पूरे देश में लागू हो। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता गया, दहशत भी बढ़ती गई। सबने कहा टेस्टिंग बढ़ाओ। तब उम्मीद की किरण बनकर सामने आई रैपिड टेस्टिंग किट्स। लेकिन अब रैपिड टेस्टिंग किट्स उम्मीद की किरण की जगह विवाद का कारण बन गई है। अब तक आपने ये खबर सुन ली होगी, टेस्टिंग किट्स की ज़्यादा कीमत लगाई गई। मामला कोर्ट पहुंचा। सरकार की तरफ से ICMR ने अपना पक्ष रखा, कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसी सवाल पर आज बड़ी खबर में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको एक क्विक रिकैप दे देते हैं कि रैपिड टेस्टिंग किट की सीन में एंट्री कैसे हुई। ये हम सब जानते हैं कि कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है RT-PCR टेस्ट किट। लेकिन ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस टेस्ट के लिए सैंपल कलेक्ट करने से लेकर नतीजा आने में 12 से 24 घंटे का वक्त लग जाता है।
आप राज्यों से आने वाले अखबार उठाकर देखेंगे तो आपको 3 से 4 दिनों के बैकलॉग की खबरें भी आसानी से मिल जाएंगी। बैकलॉग मतलब कई सैंपल इकट्ठे हो गए, रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं उसी दिन या अगले दिन। RT-PCR टेस्ट की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसमें वक्त लगता। ऐसे में बीच का रास्ता निकाला गया, रैपिड टेस्टिंग। इसमें किसी संक्रमण के वक्त शरीर में बनने वाली एंटीबॉडीज की जांच की जाती है। एंटीबॉडी मिलने पर यह अनुमान लगता है कि कोई संक्रमण है। क्या ये संक्रमण कोरोना वायरस के चलते हुआ, ये मालूम करने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। तो फिर रैपिड टेस्टिंग किट्स कोरोना संक्रमण का पता नहीं लगा सकती, तो यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये स्क्रीनिंग का, सैंपल को घटाने का एक बढ़िया तरीका है। ये जानने का बढ़िया तरीका है कि किसका RT-PCR टेस्ट सबसे पहले होना चाहिए और किसको बाद में टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड टेस्ट की लागत कम होती है, वक्त कम लगता है और इससे किसी इलाके में संक्रमण की रफ्तार जानने के लिए काम में लाया जा सकता है। इसीलिए जब भारत में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने लगे तो भारत ने बड़ी संख्या में रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दिए, दक्षिणी कोरिया और चीन समेत दूसरे मुल्कों से। 21 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महामारी विभाग में वैज्ञानिक डॉक्टर रमन आर गंगाखेड़कर ने ये बात प्रेस के सामने रखी थी कि राज्यों से रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर शिकायत आ रही है। टेस्टिंग में खामी की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन ये एक सीमा के भीतर हो तभी टेस्ट को प्रामाणिक माना जाता है। चीन से आयातित इन टेस्टिंग किट्स के नतीजे 6% से लेकर 71% तक सही निकल रहे थे। डॉक्टर गंगाखेड़कर ने आगे कहा कि नतीजों में इतना उतार चढ़ाव ठीक नहीं है और इसकी जांच होगी। साथ ही राज्यों से कहा था कि 2 दिनों तक टेस्ट ना करें। इन 2 दिनों में ICMR फील्ड पर जाकर किट्स की जांच करने वाली थी। 27 अप्रैल को ICMR ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखकर कहा कि ग्वांगजू, वॉन्डल्फो बायोटेक और जुहाई लिवजोन डायग्नोस्टिक्स की किट्स का इस्तेमाल रोक दें। इनका प्रदर्शन ठीक नहीं है और अब इन्हें वापस किया जाएगा। भारत ने इन दोनों कंपनियों से 5 लाख किट्स खरीदी थी। हंगामा खड़ा हुआ तो 28 अप्रैल को चीन की तरफ से बयान आया। चीन ने ICMR का नाम लेकर कहा कि वो टेस्टिंग किट्स के मूल्यांकन पर चिंतित है। साथ में ये भी जोड़ा कि चीन के सामान में कमी निकालना गैर जिम्मेदार बर्ताव है। भारत स्थित चीन के दूतावास में प्रवक्ता ने भी ये गिना दिया कि इन दोनों कंपनियों की बनाई किट्स यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में इस्तेमाल हो रही हैं। दूतावास की तरफ से आए बयान में एक बात काफ़ी गहरे मतलब वाली थी। कहा गया कि इन किट्स के भंडारण में, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और इन्हें इस्तेमाल करने में कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका सख्ती से पालन ज़रूरी है। अगर इनका पालन नहीं होगा तो टेस्टिंग के आंकड़े गड़बड़ आएंगे। ये समझने के लिए PhD करने की ज़रूरत नहीं है कि चीन का दूतावास भारत में टेस्टिंग से जुड़े लोगों और उनकी क्षमताओं पर सवाल उठा रहा था। और भारत में कोविड-19 से जुड़ी टेस्टिंग के लिए नोडल बॉडी कौन सी है? ICMR। बावजूद इन सब के टेस्टिंग किट्स में खामी से बड़ी खबर बनी टेस्टिंग किट्स की कीमत। 27 मार्च को एक समाचार चैनल ने दावा किया कि टेस्टिंग किट्स मैट्रिक्स नाम की एक कंपनी ने 245 रुपये प्रति नग के भाव से आयात की, लेकिन इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स रियल मेटाबॉलिक्स और आर्क फार्मास्यूटिकल्स ने सरकार से एक किट के लिए 600 रुपये मांगे। चैनल ने रैपिड टेस्टिंग किट्स का एक परचेज ऑर्डर भी पब्लिश किया, जिसे कथित रूप से ICMR ने आर्क फार्मास्यूटिकल्स को जारी किया था। परचेज ऑर्डर किसी खरीद के लिए सरकारी आदेश को कहते हैं। चैनल के मुताबिक मामला तब खुला जब तमिलनाडु सरकार ने इन्हीं किट्स को 600 रुपये के भाव पर शान बायोटेक नाम के एक डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा। शान बायोटेक के पास वही किट्स थी जिनका आयात मैट्रिक्स ने किया था। रियल मेटाबॉलिक्स इसकी शिकायत लेकर दिल्ली हाईकोर्ट चला गया, जहां उसने इन किट्स के इकलौते डिस्ट्रीब्यूटर होने का दावा किया और यहां कोर्ट ने महंगे दाम पर आपत्ति की और फिर किट का दाम GST समेत 400 रुपये पर तय कर दिया। चैनल ने ICMR से महंगी दर पर सौदे की वजह पूछी तो बताया गया कि 528 से लेकर 795 रुपये का भाव अप्रूव हुआ है। तकनीकी कारणों से किट का दाम ऊपर नीचे होता है, लेकिन इन सब से ये बात सामने आई कि भारत की कुछ कंपनियों ने किट्स के दाम बढ़ाकर वसूले और फिर वो किट्स काम भी नहीं कर रही हैं। ICMR ने अपनी तरफ से साफ किया कि एक भी पैसा ज़ाया नहीं हुआ क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है। किट्स खराब हैं तो उन्हें वापस किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। 27 अप्रैल को केंद्र सरकार की ब्रीफिंग में ICMR के प्रतिनिधि नहीं आए। तब किट्स से जुड़े सवाल स्वास्थ्य सचिव लव अग्रवाल से पूछे गए और उन्होंने ये कहा। First, let's start with the fact that rapid diagnostic kits have a very limited role to play. We have been highlighting to you, explaining to everyone that they have primarily role in terms of either epidemiological investigation or in terms of surveillance. Subsequent to that, based on duly following a process, जैसे कि मेरे सीनियर कोलीग ने बताया है कि हम लोगों ने पूरा प्रोसेस फॉलो करते हुए
टेंडर बुला के रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स का जो टेंडर फाइनलाइज किया गया आईसीएमआर के द्वारा, जिसके बारे में उन्होंने डिटेल्ड प्रेस रिलीज इशू की है, वह काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँ तो उन्होंने टेंडर बुलाया, टेंडर बुलाते टाइम पर जो ऑर्गेनाइजेशंस ने सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी उसके जितने भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं उनको सबमिट किया, जिसके बेसिस पर L1 को टेंडर दिया जाता है। टेंडर देने के बाद जब उन्होंने सप्लाई किया तो उसके बाद जब फील्ड पर उनके बारे में कंप्लेंट आई तो आईसीएमआर ने इमीडिएटली रिएक्ट किया। आप सबकी नॉलेज में है, उसके बेसिस पर रिएक्ट करके उन्होंने उनको कैंसिल भी किया और कोई भी पेमेंट उन ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं दिया गया है। मुख्यतः जो हमें समझने वाली बात है कि हमारा एफर्ट है कि जो भी किट फील्ड में आए, अगर हम उनको लाते हैं तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर हमारे को गलत डेटा देता है और फील्ड में वह उसके हिसाब से काम नहीं करता है तो उसके ऊपर रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा चुका है। रैपिड किट्स की गैर मौजूदगी में आरटी-पीसीआर टेस्ट किट्स पर्याप्त हैं और उनकी संख्या क्या है? इस सवाल पर लव अग्रवाल बोले कि पर्याप्त संख्या में किट्स हैं, लेकिन संख्या नहीं बताई। आईसीएमआर की तरफ से 28 अप्रैल को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई नहीं आया था। पीछे जाएं तो 21 अप्रैल को टेस्ट रोकने के ऐलान के बाद से आईसीएमआर प्रेस ब्रीफिंग में शामिल ही नहीं हुआ है। एक अपवाद 23 अप्रैल का है। इस दिन आईसीएमआर के डायरेक्टर प्रेस ब्रीफिंग में आए थे, लेकिन किट्स में खामी से जुड़े सवालों पर विस्तार से बात नहीं हो पाई थी। ये सारी बातें हमें कुछ सवालों के साथ छोड़ जाती हैं। दुनिया भर से चीन से आयातित पीपीई और किट्स में खामी की शिकायतें आ रही थी। तब भारत आ रही किट्स में अतिरिक्त सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? पैसे बर्बाद नहीं हुए, मान लिया, लेकिन जो वक्त बर्बाद हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? कोरोना संक्रमण के वक्त में ये एक भारी चूक है। अमूमन हम शो के दूसरे हिस्से में बात करते हैं कोरोना से जुड़ी अफवाहों की, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव खबरों की। आज कुछ चलन से उलट करेंगे। आज आपको विस्तार से कोरोना संक्रमण के दौर में आपस में झगड़ रहे राज्यों की हालत बताएंगे। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कोलतार की चौड़ी सी सड़क और उसके बीच में सीमेंट की ईंटों वाली दीवार। सही देखा आपने, सड़क पर दीवार बन रही है। ये तस्वीर है तमिलनाडु के वेल्लोर जिले की। सड़क पर दीवार क्यों बनाई गई? वजह इस मैप के जरिए समझिए। भारत के क्षितिज पर दक्षिण में आखिरी राज्य तमिलनाडु और तमिलनाडु की सीमा से लगा आंध्र प्रदेश। आप नक्शे में देख रहे हैं, तमिलनाडु का वेल्लोर जिला और आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला आपस में सटे हैं। वेल्लोर से चित्तूर सड़क जाती है, यानी तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाला रास्ता। एक नहीं, दो नहीं, छोटे बड़े 8 रास्ते। इनमें से 6 रास्तों पर रविवार को 5-5 फीट की दीवारें बना दी गई। सड़क पर दीवारें किसने बनाई? तमिलनाडु के वेल्लोर जिला प्रशासन ने। वजह बताई कि लॉकडाउन के दौर में भी आंध्र प्रदेश से लगातार वाहन आ रहे हैं, इसलिए उनको रोकने के लिए दीवारें बनाई गई। जब आंध्र प्रदेश प्रशासन को ये बात पता चली तो उन्होंने तमिलनाडु से पूछा कि आपने हमसे पूछे बिना 2 राज्यों का रास्ता कैसे ब्लॉक कर दिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दोनों राज्यों में झगड़ा शुरू हो गया। आंध्र प्रदेश की क्या आपत्ति थी? इस बारे में हमने बात की चित्तूर की डीएम से। बहुत कम रूट्स को उन्होंने ब्लॉक किया था। चित्तूर और वेलूर में शायद 8 से 10 एंट्री पॉइंट्स होंगे। अच्छा। उनमें से उन्होंने 6 रूट को ही ब्लॉक किया था। और द रीजन फॉर ब्लॉकिंग दोस रूट्स वुड हैव बीन दे वर वेरी लो ट्रैफिक रूट्स। तो एज सून एज द नोटिस इंटीमेशन केम टू अस, वी कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट एंड दे स्पोक विद देयर काउंटरपार्ट्स इन स्टेट गवर्नमेंट and they brought it down. The wall was brought down. And interstate movement of cargo vehicles even during lockdown is permitted. आंध्र प्रदेश के ऑब्जेक्शन के बाद सड़कों पर बनी दीवारें तमिलनाडु ने ढहा दी। ये तो हुई तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के झगड़े की बात। अब दक्षिण से उत्तर में आते हैं। झगड़ा यूपी और बिहार सरकार के बीच भी है। राजनेताओं का झगड़ा शास्त्र थोड़े अलग तरह का होता है। इसमें कई बार विरोधी का नाम लिए बगैर भी बहुत कुछ कहा जाता है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बीच क्या झगड़ा हुआ? झगड़े की वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ ने बसें भेजकर राजस्थान के कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को घर पहुंचा दिया। अब वो मजदूरों को भी घर वापस ला रहे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि यूपी के छात्र घर पहुंचे और पड़ोसी बिहार वाले जो कोटा में पढ़ रहे हैं चुप रहे। एक भाजपा विधायक अपने रसूख का फायदा उठाकर बिटिया रानी को कोटा से ले आए, लेकिन बाकी छात्र, सबके पिता तो विधायक नहीं, माननी नहीं। खबरें आई कि कोटा में मौजूद बिहार के छात्रों ने अनशन शुरू कर दिया। उधर बिहार में छात्रों को वापस लाने की मांग तेज हो गई। विपक्षी पार्टियां, आरजेडी और पप्पू यादव सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाने लगे, कहने लगे कि हम ले आते हैं जाकर। मामला फिर पटना हाईकोर्ट में भी पहुंचा। जब चारों तरफ से घिर गए नीतीश कुमार तो उन्होंने इस स्कीम में ही कमी निकाली।
नीतीश ने कहा, बसें भेजकर कोटा से छात्रों को लाना लॉकडाउन के साथ अन्याय है और सभी राज्यों पर एक ही पॉलिसी लागू होनी चाहिए। ये शिकायत अब नीतीश कुमार ने बड़े साहब से भी कर दी। किससे? 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी की सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इसमें नीतीश कुमार ने कहा कि कोटा में पढ़ने वाले छात्र संपन्न हैं। 5 लोग सड़क पर आकर घर जाने की मांग करने लगे तो क्या सरकार झुक जाएगी? ये सरकार के काम करने का तरीका नहीं है। नीतीश बोले, इससे बाकी राज्यों पर दबाव आ रहा है और उन्होंने मांग रखी कि केंद्र इस पर नीति बनाए जो सभी राज्यों पर लागू हो। सुन लिया आपने यूपी बिहार का हाल। अब राजधानी दिल्ली में आते हैं। दिल्ली से यूपी और हरियाणा की सीमा लगती है। अब हरियाणा की सरकार कह रही है, हम दिल्ली से परेशान हैं। दिल्ली से लोग आकर हमारे राज्य में कोरोना फैला रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, उन्होंने कहा कि पहले तो दिल्ली से आए तबलीगी जमात वालों से 120 लोगों में कोरोना फैला, अब और कोरोना संक्रमित लोग दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली सरकार है कि उनको पास दिए जा रही है। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में रह रहे हरियाणा वालों का ख्याल भी अब दिल्ली की सरकार ही रखे, हमारे राज्य में ना आने दे। हरियाणा सरकार ने अपने बॉर्डर सील कर दिए हैं। अब जो भी दिल्ली सरकार के पास के साथ आता है उससे सख्त पूछताछ की जाती है। और जब ये बात दिल्ली सरकार को पता चली तो उन्होंने अपने हिस्से का गुस्सा उड़ेल दिया। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर रहते हैं, उनका लगातार दोनों राज्यों में आना जाना रहता है। कई लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन गुरुग्राम काम करने जाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? सत्येंद्र जैन ने कहा कि इस वक्त एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं। दिल्ली में ज़्यादातर फल सब्जियों की सप्लाई बाहर से होती है। अगर बॉर्डर सील कर दिए जाएंगे, सख्ती बरती जाएगी तो ये झगड़ा और भी बढ़ सकता है। ये कुछ ताज़ा उदाहरण हैं, फेहरिस्त बहुत लंबी है। जब से कोरोना फैलना शुरू हुआ है राज्यों के आपसी समीकरण बिगड़े हैं। एक उदाहरण केरल और कर्नाटक का दे देते हैं। मार्च के अंत और अप्रैल की शुरुआत में कर्नाटक ने केरल से जोड़ने वाली कई सड़कें बंद कर दी क्योंकि उस वक्त केरल में कोरोना के ज़्यादा मरीज आ रहे थे और कर्नाटक को डर था कि कहीं केरल से संक्रमण कर्नाटक में ना आ जाए। सड़क बंद होने से आवाजाही में दिक्कत आने लगी और इसी बात पर केरल और कर्नाटक में तन गई। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके दखल के बाद रास्ते खोले गए। केरल से फिजिकल डिस्टेंसिंग तमिलनाडु ने भी बनाई। तमिलनाडु ने केरल से जोड़ने वाले कई रास्ते ब्लॉक करने शुरू किए। स्थानीय अखबारों के मुताबिक केरल और तमिलनाडु को जोड़ने वाली करीब 9 सड़कों को तमिलनाडु पुलिस ने रेत के बोरे डालकर ब्लॉक कर दिया था। शिकायत यह है कि लॉकडाउन तोड़कर लोग केरल से आ रहे थे, लेकिन फिलहाल नेशनल हाईवे खुले हुए हैं। क्या कहें इस पर? कानून व्यवस्था राज्य का मामला है, तो किसी समस्या से कैसे निपटना है इसका फैसला हर राज्य अपने स्तर पर कर सकता है और इसी वजह से टकराव पैदा हो रहा है। मजदूरों को वापस लाने से लेकर लॉकडाउन में सख्ती को लेकर राज्यों की चिंताएं अलग अलग हैं, समाधान भी संसाधन भी। लेकिन ये वक्त दूसरे राज्यों पर उंगली उठाने का नहीं है, दीवारें बनाने का नहीं है। मजदूरों और छात्रों की घर वापसी एक ऐसा मुद्दा है जो भावनाओं से भी जुड़ा है और घर वापसी से भी। उत्तर प्रदेश शासन पहले मजदूरों के लिए फिर छात्रों के लिए बस चलवा चुका है, अभी भी चलवा रहा है। मध्य प्रदेश भी बसों से मजदूरों को गुजरात से वापस ला चुका है। राजस्थान से भी इस तरह की खबरें आई थी। लॉकडाउन के बीच उठाए गए इन कदमों ने बिहार पर मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का दबाव बढ़ा दिया है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुना जा रहा है। तो बिहार समेत बाकी राज्य कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं या फिर वो केंद्र को बिचौलिया बनाकर उनसे मध्यस्थता का, नियम का, पॉलिसी बनाने का आग्रह कर बाकी राज्यों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे छात्रों और मजदूरों की वापसी सुनिश्चित हो और संक्रमण का खतरा भी न रहे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप, इससे कुछ हासिल नहीं होना। अपनी पॉलिटिक्स को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दीजिए। यही बात संक्रमण के लिए दूसरे राज्यों को जिम्मेदार ठहराने वाले और दीवारें बनाने वाले राज्यों पर भी लागू होती है। ये समय साथ में लड़ने का है, आपस में लड़ने का नहीं। आज के लल्लन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।